नमस्कार। ये एक पुरुष की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए 15 जून 1991, समय अगर कहा जाए 17:30 मतलब 5:30 शाम का, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का जन्म है। किस तरीके से ग्रहों की स्थिति बनती है, कौन से ग्रह क्या कहलाते हैं, किस तरीके से कुंडली देखी जाती है, उन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरी कुंडली की अगर बात करें, राशि अगर देखी जाए तो इनकी कर्क है, ईष्ट अगर कहा जाए विष्णु जी हैं, लगन अगर देखा जाए वृश्चिक। जन्म कुंडली में लगन का मालिक अगर कहा जाए मंगल भाग में बैठा है नीच का होके। एक बात, निष्ठा अगर कहा जाए इसकी मंगल की तो कहीं ना कहीं पिता के ऊपर निष्ठा करेगा, पिता के सुखों में कमी करेगा। एक बात, वही मंगल के साथ चार ग्रह बैठे हैं, गुरु मंगल शुक्र चंद्रमा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्य का धनी है, भाग्य को बढ़ाने को ये दिखाता है। मंगल और चंद्रमा का योग लक्ष्मी नामक राजयोग बनाता है। गुरु और मंगल अगर कहा जाए राज लक्षण राजयोग को दिखाते हैं। शुक्र चंद्रमा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जो है धन की स्थितियों को अच्छे योग बनाते हैं। एक बात, जन्म कुंडली में अगर देखा जाए शनि आपके सुख के स्वामी होकर तृतीय भाव में विराजित है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के दृष्टिकोण से, जमीन से लाभ से संबंधित चीजों के लिए ये शनि बली है, तो ये सुखों को दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। द्वितीय भाव में बैठा राहु पूर्वा नक्षत्र के चौथे चरण में, पूर्वा नक्षत्र अगर कहा जाए शुक्र का नक्षत्र है। ऐसे में कहा जाएगा कि राहु देवगुरु बृहस्पति के कारण व्यक्ति के पास धन की स्थितियां, धन रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन राहु के कारण व्यक्ति का धन नहीं रुक पाएगा। एक बात, दूसरी चीज, जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कर्म का स्वामी सूर्य, सूर्य आपके अष्टम में केतु के साथ कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण करते हैं। राहु से दृष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में उस हिसाब से तरक्की में बाधा डालते हैं, बाधाओं को ये इंगित करता है। एक बात, लाभ का स्वामी हो के बुध अगर कहा जाए सप्तम में बैठा है, 28 डिग्री 3 कला पे, बलाबल में अगर कहा जाए न्यूनतम है। नवमांश में अगर बुध देखा जाए तो कन्या का है। ऐसे में कहा जाएगा कि बुध बली है। दूसरी चीज, अब इसका तर्क क्या निकल के आएगा ग्रहों के हिसाब से, फिर एक एक ग्रहों पे बात करेंगे। इसका तर्क निकल के आएगा कि भाग्य भाव में चार ग्रह हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के सभी कार्य भाग्य के सहारे चलेंगे। एक बात, दूसरी चीज तर्क निकल के आएगा कि मंगल और गुरु एक साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को जमीन से संबंधित चीजों में लाभ देंगे, खेती बाड़ी जमीन इत्यादि चीजों में। शुक्र अगर कहा जाए तो द्वादशेश शुक्र अगर कहा जाए सप्तम का स्वामी होकर भाग में बैठना खाने पीने से संबंधित चीजों में व्यक्ति को बढ़ाएगा। दूसरी बात, अब बात करते हैं इनकी जो है नवमांश में। देवगुरु बृहस्पति अगर नवमांश में अगर देखा जाए तो अपनी मूल त्रिकोण राशि का, ऐसे में कहा जाएगा बली। शुक्र राहु की युति अगर कहा जाए नवमांश में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा, जो भी जीवन साथी उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव दिखाती है। सप्तम का स्वामी शनि अगर कहा जाए नीच का है, शनि अगर कहें तो सप्तम भाव में, सप्तम भाव से विचार करते हैं विवाह का, कहीं ना कहीं बीमारी से संबंधित या जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस या तनाव को ये इंगित करती है। जन्म कुंडली में सबसे पहले बात करते हैं इनके कर्म की। कर्म का अधिपति सूर्य अगर कहा जाए अष्टम में बैठा है, मक्षिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में। मक्षिरा नक्षत्र अगर कहा जाए मंगल का नक्षत्र है, और मंगल अगर कहा जाए तो इनके भाग्य में है। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य राहु केतु के साथ होने के कारण व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव दिखाता है कार्य क्षेत्र में। एक बात, लेकिन लाभ का स्वामी हो के बुध जो है इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से एकादश में और लगन से सप्तम में। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की धन व्यवस्थाएं भाग्य के सहारे चलती रहेंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज, इसमें काम की अगर मैं बात करूं तो लाभ का स्वामी मक्षिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में बुध बैठा है। मक्षिरा नक्षत्र अगर कहा जाए मंगल का है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में अच्छा लाभ जीवन में मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। जमीन प्रॉपर्टी मकान इत्यादि चीजों का सुख अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि के कारण, और शनि आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव में विराजित है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी जमीन इत्यादि चीजों का लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल स्वामी होता है। मंगल अगर कहा जाए भाग में है। ऐसे लोग किसी के पीछे भाग नहीं पाते, चाटुकारिता नहीं कर पाते, अपने काम से मतलब रखते हैं, ये इसको इंगित करता है। शुक्र चंद्रमा जिन ग्रहों के साथ बैठता है, जिन ग्रहों को देखता है, उन ग्रहों को बल देता है। ऐसे में कहा जाएगा कि शुक्र व्यवसाय से संबंधित चीजों को दिखाता है, और शुक्र अगर कहा जाए पत्नी का मालिक है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के नाम से काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर है।
मंगल और चंद्रमा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, किराया, भाड़ा इत्यादि चीजों को दिखाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी बनती है जिसका किराया या जिसका रेंट कह लीजिए, उसका उसको लाभ मिलता है। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संतान का मालिक अगर देखें तो भाग्य में बैठा है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति की संतान कहीं ना कहीं बेहद भाग्यशाली होगी। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि द्वादश का स्वामी और सप्तम का स्वामी होके जो है शुक्र आपके भाग में बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति यात्राएं करेगा और लंबी यात्राओं को दिखाता है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए शुक्र की महादशा है, शुक्र अगर कहा जाए जिस नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, शुक्र अगर कहा जाए तो शनि के नक्षत्र में बैठा है, चौथे चरण में बैठा है, शुक्र अगर कहें तो व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीजों में प्रबलतम योग दिखाता है। इससे पहले अगर कहा जाए केतु की महादशा चल रही थी तो व्यक्ति का काम कुछ सेट नहीं हो पाया होगा, कामों में उतार चढ़ाव रहा होगा, काम से संबंधित चीजों में बहुतेरी जो है दिक्कतें परेशानियों को दिखाता है। केतु और सूर्य एक साथ बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा नवम दृष्टि से अगर कहा जाए चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो ऐसे में पीछे का पीरियड अगर कहें माता पिता के सुखों में कमी करता है, उसमें कोई दो राय नहीं, पिता को कष्ट देता है उसमें कोई दो राय नहीं है, सुख से वंचित करता है, सीधे सीधे समझ लीजिए। इस समय पे अगर देखा जाए शुक्र की महादशा है, शुक्र अगर कहा जाए शुक्र में शुक्र का अंतर अगर कहा जाए 2024 तक रहेगा, तो ये पीरियड पीछे के मुकाबले अगर कहा जाए तो सामान्य होगा। बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करिएगा, बहुत ज्यादा लाभ नहीं, लेकिन ये भी है कि पीछे से अच्छा है, आपकी व्यवस्थाएं ढंग इत्यादि चीजें चलता रहेगा। इसके बाद अगर कहा जाए सूर्य का अंतर होगा, सूर्य आपकी जन्म कुंडली में सप्तम में है, अष्टम में है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए 2025 से लेके 2027-28 तक का पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उस समय पे अगर कहा जाए शनि का गोचर मीन राशि में होगा और शनि सप्तम दृष्टि से जो है आपके लाभ को देखेंगे, दसम दृष्टि से अगर कहा जाए तो द्वितीय भाव को देखेंगे, ऐसे में लाभ को दिखाता है। व्यक्ति कर्ज इत्यादि चीजें जो भी रहेगा वो सारी चीजें उतरेगा, उसमें संदेह नहीं है। जब शनि अगर कहा जाए पंचम भाव में गोचर करेंगे, तीसरी दृष्टि से बुध को देखेंगे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ावा मिलेगा, कुछ ऐसे कार्य स्टार्ट होंगे व्यवसाय से संबंधित जो लंबे समय तक व्यक्ति का साथ देंगे, व्यक्ति को बढ़ाएंगे, व्यक्ति को धन इत्यादि चीजों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ देंगे। शनि इसमें अगर कहा जाए नीच का है, शनि नीच का होने के कारण घर परिवार के सुखों में ये कमी करता है और जमीन से संबंधित चीजों में वाद विवाद को दिखाता है। हर जमीन वाद विवादित नहीं होगी, उसमें कोई दो राय नहीं, कुछ ऐसी जमीन होंगी जिसके कारण कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां पैदा होंगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में भी सावधानी रखिएगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए साल 2025 से लेकर साल 2028 तक का सूर्य चंद्रमा मंगल का पीरियड रहेगा, ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। साल 2023 और 24 में व्यक्ति कुछ कामों को बढ़ाएगा या कुछ नए काम करेगा, लेकिन उसका लाभ अगर कहा जाए मुख्य लाभ साल 2025 से स्टार्ट होगा। अभी का पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सामान्य है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी के लिए कष्टदायी है, तो एक बार पत्नी का जरूर दिखवा लीजिएगा। तीसरी चीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि व्यक्ति के 4 ग्रह जो है अगर कहें तो भाग्य में है। एक बात लाभ का स्वामी अगर कहा जाए तो आपके सप्तम में है, मक्षिरा नक्षत्र के चौथे चरण में, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन के दृष्टिकोण से बेहद भाग्यशाली है, आकस्मिक धन लाभ के योग बनाता है, अचानक से चीजों को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं जब शनि जो पंचम भाव में गोचर करेंगे उस समय पे व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होगा, शेयर मार्केट आदि चीजों से भी धन की स्थितियों में अच्छे योग बनाता है, प्रबलतम योग बनाता है। सूर्य अगर कहा जाए तो अष्टम में जाना, मक्षिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में जो कि मंगल का नक्षत्र कहलाएगा, सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में अष्टम में गया, ऐसे में कहा जाएगा कि सूर्य की आराधना, ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप और हनुमान जी की पूजा आपके लिए बेहद लाभप्रद है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति धन का स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति भाग में बैठा है, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति धन अपने भाग्य के सहारे कमाएगा। एक बात व्यक्ति धन को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अवस्थाएं बनेंगी, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी जिसके कारण व्यक्ति का धन निकल जाएगा। व्यक्ति के लिए अगर कहा जाए 2 संतान का योग है, एक लड़का एक लड़की, उसमें संदेह नहीं है कि दोनों ही संतान व्यक्ति के लिए भाग्य लेके आएंगी, भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है।
इस जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि 2025 से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाएगा। 2028, 29, 30, 31 का पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं खर्च और व्यय का होगा, लेकिन व्यवस्थाएं और काम व्यक्ति के चलते रहेंगे। 2032 से लेके 2040 तक का पीरियड व्यक्ति के जीवन में बेहद अच्छा होगा, राजयोग के समान होगा, व्यक्ति को उठाने वाला कहलाएगा। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए सूर्य आपका नीच का भी है, चंद्रमा के साथ है और नवमांश में जो है कहीं ना कहीं पीड़ादायी है। इसका मुख्य असर घर परिवार का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है जो कि अपना घर परिवार था। एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए ऐसे लोगों को कभी भी करीबी चाचा ताऊ चाचा के लड़के मतलब रिश्तेदारी में कभी भी काम नहीं करना चाहिए, जिसके कारण जो है व्यक्ति का भाग्य का हनन होता है, कार्य क्षेत्र में तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। जन्म कुंडली अगर देखा जाए तो बली है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ग्रह आपके बेहद अच्छे हैं, उसमें भी संदेह नहीं है, लेकिन एक ग्रह राहु और केतु के कारण, खासकर अगर कहा जाए राहु की दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य के पड़ने के उपरांत जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के भाग्य और कर्म दोनों का हनन हो रहा है। तो किसी विद्वान आदमी से अपने राहु की शांति जरूर करा दीजिएगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए शनि की तृतीय दृष्टि अगर कहा जाए तो पंचम भाव पे पड़ रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की संतान बड़ी काबिल होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए 4 ग्रहों पे पड़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की ऊर्जा इत्यादि चीजों को दिखाता है, कार्य करने की क्षमता को दिखाता है। और दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है व्यय भाव पे पड़ रही है, ये व्यय को दिखाता है, पत्नी को कष्ट देता है, पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या पत्नी को लेकर थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीजों को ये इंगित करता है। आपके ग्रह अगर देखा जाए बुध जो है अस्त है, अस्त होने के कारण कहीं ना कहीं जो है कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव जरूर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अस्तता अगर कहा जाए तो सूर्य और बुध एक घर आगे और पीछे हो गए, नवमांश कुंडली में और लगन कुंडली में भी आगे पीछे है, तो ऐसे में कहा जाएगा पूर्ण रूप से अस्त नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर कहा जाए गुरु उच्च के हैं तो उच्च जैसा फल देंगे, संतान योग्य बनाएंगे, संतान काबिल देंगे, धन की स्थितियों को बढ़ाएंगे। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए शनि वक्री है, नीच का ग्रह वक्री है, एक अच्छा संकेत है, कहीं ना कहीं नीचता कम हुई। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए शनि नीच के होने के शनि वक्री होने के कारण कहीं ना कहीं सुख भाव का भी आपको सुख देंगे। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यक्ति के लिए इस समय पे कुछ लोगों को लेके, जहां पर भी जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनको लोगों को लेके चिंताएं होंगी, कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव होगा। लेकिन ये मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि कर्ज आपका उतरेगा, उसमें संदेह नहीं है। साल 2025 से लेकर साल 2028 तक का पीरियड आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा। वो पीरियड आपके धन से संबंधित चीजों में बढ़ावा और कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव कम करेगा। राहु अगर कहा जाए पूर्वा नक्षत्र के चौथे चरण में शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए सप्तम के स्वामी हो के भाग्य में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन साथी के नाम से अगर काम करता है तो बेहद अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे का पीरियड अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा जैसे पीछे का पीरियड जो निकला है वो केवल काम चलाओ पीरियड, बहुत अच्छा नहीं, कुछ काम बना नहीं, ऐसे ही जीवन चलता रहा। लेकिन आने वाले समय में साल 2023 से आपकी चीजों में परिवर्तन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। शुरुआती दौर में थोड़ा सा मंदा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें बढ़ेंगी। पीछे से तो बेटर आपका जो है आने वाला समय कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए अष्टम का स्वामी और लगन का स्वामी हो के मंगल जो है भाग्य में बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का कर्ज उतरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ऐसे लोगों को कर्ज लेना और कर्ज देना बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए। कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ मिलेगा। अभी का पीरियड अगर कहा जाए कुछ तनाव रहेगा, लेकिन अगर कर्ज है तो उसकी दिशा भी व्यक्ति को मिलेगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जन्म कुंडली में राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन खराब है, किसी विद्वान आदमी से राहु की शांति जरूर करा दीजिएगा। लगन कुंडली में अगर कहा जाए एक पुखराज लगभग 6.25 रत्ती का सोने में बनवा के सीधे हाथ की सबसे अंगूठे की बगल वाली उंगली में किसी भी गुरुवार के दिन धारण कर लीजिएगा। उसके साथ में एक मोती भी पहन लीजिएगा। मोती का रत्न अगर कहा जाए तो लगभग 9 रत्ती का है। इसके साथ में आप मूंगा भी पहन सकते हैं अगर इच्छा है तो। मूंगा अगर पहने तो देसी मूंगा पहने, तांबे या सोने में बनवा के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह के समय इसको धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई रत्न मत पहनिएगा, नीलम हुआ, गोमेद हुआ, माणिक हुआ, लहसुनिया हुआ,
ये सब रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं। जो मैंने 3 रत्न पहनाए हैं आपको, ये जीवन पर्यंत इन रत्नों को आप धारण कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी इस समय पे पुखराज पहन लीजिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। उसके साथ मोती और समय को देखते हुए एक मूंगा धारण कर लीजिएगा। बाकी ऐसी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए, हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी की पूजा और कहीं ना कहीं जो है गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए बेहद अच्छा विकल्प रहेगा। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, काम के दृष्टिकोण से अच्छी है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है सभी प्रकार के सुखों को ये इंगित करती है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।